सर असम बयानों में खो गया चुनाव, तो ये एक्चुअली आरोपों में चला गया चुनाव, तो रहा क्या? आप क्या रिपोर्ट बता रही है आपकी असम का? नहीं, असम तो शुरू से मुझे नहीं लगता किसी को भी कन्फ्यूजन हुआ। जो चुनाव लड़ रहे हैं विरोध में उनकी बात छोड़ दीजिए, बाकी असम में कोई कन्फ्यूजन किसी तरह का, कांग्रेस का भी नेता हो अगर आप अकेले में बात करेंगे तो वही बात बोलेगा। बहुत ही स्पष्ट था असम का कि क्या वर्डिक्ट होने वाला है। 4 मई को उस पर चुनाव आयोग की मोहर लग जाएगी। तो कुछ कह रहे हैं? नहीं, मुझे वही था कि हैरानी, मतलब इतना कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद हम वही तो कह रहे हैं। आप पिछले 25-30 साल की राजनीति देखिए, 35 साल की, प्रो इनकम्बेंसी का एक ट्रेंड चला है। आप, और ये केवल बीजेपी के साथ नहीं है भाई। तरुण गोगोई 15 साल रहे, नवीन पटनायक 25 साल रहे। तो ऐसे ऐसे चीफ मिनिस्टर्स की कमी नहीं है कि जो इतने लंबे समय। सवाल यह है कि आपने काम कैसा किया और आपके बारे में मतदाता की धारणा क्या है और आपका जो विकल्प है उसके बारे में क्या है। इससे तय होता है कि प्रो इनकम्बेंसी होगा, एंटी इनकम्बेंसी होगा। कोई सरकार दुनिया में नहीं हो सकती जिससे नाराजगी ना हो। कोई सरकार दुनिया में ऐसी नहीं हो सकती जिससे सब लोग खुश हो जाएं। लेकिन एक थ्रेशोल्ड होता है कि इतने लोग और इतने तक संतुष्ट है तो आपको फिर से मौका देंगे। तो अगर आपसे उम्मीद बनी हुई है तो आपको फिर से मौका भी देते हैं। ये लगता है कि अगर फिर से मौका दे दिया तब भी कुछ नहीं करेंगे तो फिर विकल्प ढूंढते हैं। तो कई बार बेहतर विकल्प ढूंढते हैं, नहीं मिलता तो फिर उसी को दे देते हैं या फिर तय कर लेते हैं चाहे जो आ जाए इनको हटा दो। सर कुछ ऐसा भी है कि आजकल क्या, मतलब जनरली लोग पहले भी क्या ताकत की तरफ बहते हैं क्या? अब जैसे ये हेमंता विश्व शर्मा की एक इमेज है, एक स्ट्रांग मैन की इमेज है, पावरफुल आदमी है, रिसोर्सफुल आदमी है, सेंटर के बहुत क्लोज हैं। और आपने भी कई बार बताया कि भाई केवल आसाम नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट एक तरीके से बीजेपी के लिए देखते हैं। तो ऐसे आदमी में कुछ क्या अलग चुनाव में आकर्षण हो जाता है? आकर्षण होता है, लेकिन यही कारण नहीं होता। आप अभी छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ देखिए, भूपेश बघेल का जो है, आप उनका कद देख लीजिए और उनके सामने तो कोई था ही नहीं। बीजेपी ने तो किसी को प्रोजेक्ट भी नहीं किया था। तो ये नहीं कह सकते कि केवल इसकी वजह से हो, वो भी एक फैक्टर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही फैक्टर नहीं बन सकता। केवल इतने से जो है आप चुनाव नहीं जीत सकते कि आपका नेता बहुत अच्छा है और बड़ा एग्रेसिव है, इससे केवल नहीं चुनाव जीत सकते। कुल मिलाकर आपके बारे में और आपकी पार्टी के बारे में क्या लोगों की राय बनती है कि ये हमारे जीवन स्तर में कुछ सुधार करना चाहते हैं कि नहीं, करेंगे कि नहीं, वो तो सत्ता में आने के बाद पता चलेगा। और सत्ता में हैं तो फिर तुलना करते हैं कि पहले वालों ने क्या किया था, अब क्या हो रहा है। तो उसके आधार पर लोग निर्णय लेते हैं। और ये अगर आप एनालाइज कीजिए गहराई में जाकर, तो भारतीय मतदाता लगातार करता रहता है। 5 साल तक जो है वो सरकार को हर समय कसता ही रहता है। और उसके ऐसा नहीं है कि वो चुनाव के दिन, मतदान के दिन जो है अपना फैसला करता है जी। ऐसे कुछ परसेंटेज होता है ऐसे लोगों का जिनका मानना है कि अपना वोट क्यों खराब करें, जो जीत रहा है उसको देना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग जो असल में चुनाव को, अगर मतलब बहुत क्लोज नहीं है, आधे परसेंट 1% पे नहीं तय हो रहा है, ज़्यादा डिफरेंस है दोनों पार्टियों में या दोनों पक्षों में, तो वो पहले से तय उनका होता है कि किसको वोट देना है। तो इसलिए जो है आपको कई चुनाव आपको दिखेगा जब बहुत नाराज होते हैं लोग, गुस्से में होते हैं, तब आपको लगता है कि चुनाव जो है वो बड़ा आक्रामक हो गया है, या चुनाव में जो है वो लोग सड़क पर उतरते हुए बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चुनाव शांत होता है, लोग तय कर लेते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, 84 का उदाहरण देता हूँ। 84 के चुनाव में लोगों ने तय कर लिया था किसकी सभा में कितने लोग आ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रामकृष्ण हेगड़े की सभा में जौनपुर में रात में 11:30 बजे दिसंबर में 1 लाख से ज़्यादा लोग थे। जनता पार्टी का कैंडिडेट था, उसके बारे में छप गया अखबार में अगले दिन कि इनकी तो जीत पक्की है, जमानत जब्त हो गई, रिजल्ट निकला तो। अच्छा, तो जब पहले रामकृष्ण हेगड़े की रैली जौनपुर में हाँ 1 लाख उस समय मुख्यमंत्री थे, बहुत लोकप्रिय थे। तो फिर भी जो है जौनपुर में रामकृष्ण हेगड़े की रैली, हाँ 1 लाख लोग आए। और दिसंबर, और रैली भी कहाँ, खेत में। ऐसा भी नहीं कि कोई स्टेडियम मैदान इस तरह का हो,
सो ये ऐसा इलेक्शन आप कह रहे हैं कि जो मतलब जिसमें लोग जनता तय ने कर ज्यादा चुके। आवाज नहीं हाँ, की, लेकिन हाँ, तय किया हुआ तय था। कर लिया। बहुत फोन घुमा रहे थे देवेंद्र जी भी, मैं देख रहा था इससे पहले, प्रोग्राम से पहले बहुत बिजी थे ही सर। क्या रिपोर्ट मिली सर असम की? वोटिंग से पहले जो रिपोर्ट थी उसमें कोई वोटिंग के बाद भी कोई बदलाव वाली चीज़ नहीं है। वोटिंग के पहले जो चीज़ें थी कि हाँ कौन जीतेगा, किस एरिया में कौन जीत रहा है, किस एरिया में किसको डिफिकल्टी होगी, वही स्थिति नज़र आ रही है। थोड़ा बहुत कुछ सीटों पे हो सकता है कि मार्जिन को लेकर थोड़ा बहुत अंतर रहे, अन्यथा असम के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, जो मूड है स्टेट का जिसके बारे में एक सामान्य धारणा है, वही ग्राउंड रिपोर्ट भी वही कह रही है। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी। हाँ, उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा का रोल निश्चित तौर पे बहुत वोटिंग strong बढ़ना, रहा। ये जैसे आपने एक चीज़ हाँ। सौरभ जो उस समय कहा ना कि क्योंकि बहुत मजबूत लीडरशिप या उस तरह की चीज़ों के पीछे लोग भागते हैं, वो डिलीवर किस रूप में करता है कि जब मजबूत लीडरशिप होगी तो गवर्नेंस अच्छा होगा, ब्यूरोक्रेसी पे उनका कमांड ज़्यादा अच्छा रहेगा, संगठन पे ज़्यादा अच्छा कमांड रहेगा, जो लाइन वो खींचेंगे उस लाइन को ग्राउंड पे उतार देंगे, इलेक्शन मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बखूबी इस काम को किया। छोटी से छोटी चीज़ वो उनके नज़र से होके जाती थी, वो ये तय करते थे। जैसे डेली दिन भर सब घूमना, रात में 10 बजे आने के बाद 10 बजे से लेकर रात में 2 बजे 3 बजे तक वो बैठ के फिर पूरा फीडबैक लेते थे और अगले दिन का प्लान बना के सबको बता देते थे कि कल आप लोगों को इस पॉकेट में, इस एरिया में ये काम करना है, अगर अपोजिशन से ये चैलेंज आ रहा है तो उसको ऐसे काउंटर करना है। वो सब एक रणनीति के तहत, और क्योंकि एकदम से आप कह सकते हैं कि वन मैन शो वहाँ चल रहा था, तो बहुत आसानी के साथ उसे वो डिलीवर कराने में सफल हो पाए। दूसरी चीज़, उनके अपनी पॉलिटिक्स को सौरभ देख रहे तो पहले मैंने आपको बताया था कि वो शुरू से प्रैक्टिकल राजनीति करते हैं। जैसे स्टूडेंट इलेक्शन में गुवाहाटी में खड़े हुए, कॉटन कॉलेज वहाँ का था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को पेन देना शुरू किया और ये कह के कि इस एग्ज़ाम दोगे अच्छा रहेगा। अब वो इमोशन को उन्होंने टच किया। फिर जैसे उनको समझ में आया कि हॉस्टल का रोल बहुत अहम है, तो गुवाहाटी में अपना घर वहीं के रहने वाले फिर भी वो जाकर हॉस्टल में शिफ्ट हो गए ताकि हॉस्टल के लड़कों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहे। तो ये अप्रोच उनका शुरू से रहा है, जो आज भी उसी रूप में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। किसी भी कंस्टिट्यूंसी के बारे में व्यवहारिक तौर पर हमें क्या चाहिए, और कांग्रेस के लिस्ट का अगर बात करें तो कांग्रेस का अभी भी जो कैंडिडेट है उसमें 28 से 30 तो उनके अपने लोग हैं। इतना होल्ड है स्टेट, इतना होल्ड है उसका, उस व्यक्ति का स्टेट में, और उसके लिए वो करते हैं। जैसे कांग्रेस का भी कोई नेता जाके उनसे कोई काम कह दे बतौर मुख्यमंत्री, वो तुरंत वहाँ के सेक्रेटरी को फोन करेंगे, उस सेक्रेटरी से ये कहेंगे कि बात करो उस नेता से, उसका काम जनता की नजर में इमेज अच्छी है, खूब अच्छी है कि ये व्यक्ति डिलीवर करता है। वो जो मामा ये वो इस तरह की चीजें जो शिवराज सिंह चौहान के लिए मध्य प्रदेश में चलती थी, असम में खूब चलती है हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए। सर दो की राय आपने सुन ली, आसाम की आपकी राय? देखिए कांग्रेस से आए हुए होते हुए भी जिस तरह से वर्कर का एक जो नेटवर्क पहले असम में पहले भी रहा, आरएसएस भी काम करता रहा वहाँ पहले, मतलब वर्षों कहीं 30 साल जैसे कह सकते हैं, 50 साल से। इस दृष्टि से आपके पास यदि संगठन भी और फिर आप खुद एज ए चीफ मिनिस्टर, कोई लगता नहीं कि कांग्रेस आया हुआ है। एक तो उन सबको अपना, जैसे कह सकते, एक तो अपना सबको बना लेना, और लोगों के लिए जो काम है घर, मोदी तो बता तो है, कांग्रेस वालों को भी अपने ही लगते हैं अभी भी। हाँ बिल्कुल नहीं, मेरे कोई विधायक आया, कोई पुराना नेता आया कहीं, उनको लगता है जेन्युइन काम है। मुझे नहीं लगता वो पर्सनल ज़्यादा करते होंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन देखिए दूसरा, वहाँ जो भी महिलाएं हैं बड़े पैमाने पर, इसमें ये भी क्रेडिट वो खुद भी देते हैं मोदी का, जो पहले से जो चल रहा था उसको कैसे आप बढ़ा सके। ये कोई बहुत आपने बहुत अच्छा किया, उसको और भी उसको और अच्छा पॉलिश करके दिया, आप कुछ कर देंगे तो एक चीज प्रोजेक्ट होती है ना, भाई कितना अच्छा हमने प्रेजेंट किया। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि लीडरशिप की ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि कैसे अपनी टीम को, आपके ऊपर वाला, आपके साथ वाला और नीचे ज़मीन से जुड़ा हुआ, उसमें बड़े पैमाने पर हाउसिंग, जो घरों बनाने के लिए, देखिए और लोग कहें महिलाओं के लिए, भाई महिला के लिए शौचालय बनेगा तो क्या पुरुष नहीं जाता है? आज ही मैंने कल इसमें उसने किसी ने कहा कि भाई वो मैं वाइफ को मिलता है, मेरा उससे खर्च चलता है, उसकी वाइफ को भी कुछ पैसा मिल रहा है, तो घर में ही रहा है, तो घर में रह रहा था वो आदमी। ज़्यादा ऐसा कुछ मुझे लगा कि शायद हो सकता है कुछ कमी हो उसमें, तो थोड़ा सा बुरा था। तो आप ये देखिए ना, तो पूरे परिवार को आप कैसे जोड़ते हैं, उनको कैसे दर्द समझते हैं, और दूसरा सामने कौन है, कोई ये आप क्या कहें जिनको गाली देने वाले, तो जो एग्रेसिव आपने लेकिन पिछली बार वोट में बहुत अंतर नहीं था दोनों में, और अलायंस में तो मेरे ख्याल से 1% का भी अंतर नहीं था, 0.8 का अंतर था, लेकिन तो में भले अंतर हो गया हो। ओवरऑल देखिए, ओवरऑल की बात अलग है, आप परसेंटेज में कितना घर से निकल करके कौन गया, जैसे आपने 84% बताया है, मैं ये एक बहुत लोकतंत्र के लिए पूर्वोत्तर में, और मैं इसलिए तरुण गोगोई से यहाँ भी वो पार्टी के भी ऑफिस भेजते, तब से मैं उनको देखा था, वो किया बोले उस वक्त एक पार्टी का, कांग्रेस का एक अपना वो था। इस बार जो लोगों को वेलफेयर स्कीम के तहत जो फायदा है, मेरा मानना ये अंतर है। एक होता है मुझे कांग्रेस पार्टी उसको देना है, बीजेपी देना है, मुझे राम जी के नाम पे देना है,
ये नहीं, मेरा ये कहना है कि लोगों को यदि लोगों को डे टू डे जो उनकी लाइफ है, वो जो असम में परिवर्तन आया है, चाय बागान में भी जयराम रमेश चाय बागान के मंत्री थे, मैंने वैली ऑफ डेथ एक बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बनाई थी हमारे कलीग ने, जी मैंने बाकायदा ये था कि कैसे मौत का उसका इंटरव्यू जयराम रमेश का आज भी वो कभी रखा है कैसे मेरे पास। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे कितना अंतर आया है। अब वोट का आप देखिए, आप पिछले इलेक्शन में एनडीए का वोट था 44.5% और उधर दूसरी ओर ग्रैंड अलायंस जो था उसका कांग्रेस वाला, उसका था 44% वोट, कोई अंतर नहीं। बीजेपी और कांग्रेस के वोट में भी देख लें अगर, बीजेपी 33.2 और कांग्रेस का 29.7, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, मतलब 3.5% का 3% का, हाँ 4% का अंतर था। लेकिन सीटों में जब आप देखते हैं तो एनडीए की सीटें आई 75 और इनकी सीटें आई 50। इस बार आप सब कह रहे हैं कि बीजेपी की तीसरी बार वापसी होने के आसार दिख रहे हैं, और वो भी विद अ बेटर परसेंटेज ऑफ वोट एंड सीट्स। ये और ज़्यादा हैरानी वाली बात है। नहीं, यहाँ जो आपने शुरू में बात कही ना, लीडर का रोल आता है। आप बीजेपी के ही दो और पूर्व मुख्यमंत्रियों का केस देख लीजिए, झारखंड में रघुवर दास और राजस्थान में वसुंधरा राजे, दोनों स्ट्रांग लीडर थे, दोनों स्ट्रांग कमजोर नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन पब्लिक से संपर्क, जनता से संपर्क, और दूसरी चीज एरोगेंस। नेता में एक चीज जो पब्लिक बिल्कुल नहीं पसंद करती वो है अहंकार। हिमंता में नहीं है सर वो नहीं, उसकी भाषा देखिए, मिलने का तरीका देखिए। अहंकार किसके लिए है? राहुल गांधी के लिए अहंकार आपको दिखाई देगा, पवन खेड़ा के लिए दिखाई देगा, लेकिन उस सामान्य कार्यकर्ता या सामान्य व्यक्ति मिलने गया है तो वहां आपको अहंकार नहीं दिखाई देगा, वहां उस फिर मामा के रूप में दिखाई देंगे। अच्छा, तो ये जो फर्क है, बहुत से लोगों, चाहे जितनी मुसीबत हो, परेशानी हो, अगर जो व्यक्ति जिससे आप मिलने जा रहे हैं वो आपकी बात सुन ही ले बस, हाँ सुन ले, आधा उनका जो है दुख जो है दूर हो जाता है, शिकायत दूर हो जाती है। तो ये कला अगर किसी नेता में नहीं है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन कितना भी अच्छा चला रहा फिर ये भी बता दीजिए किसमें नहीं है। वो तो मतदाता बता रहा है, हर चुनाव दर चुनाव बता रहा है। मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है।